नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम परसेंटेज के आगे कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में भी आपको काफी हद तक सेम मिलेंगे। बहुत अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छी वैरायटी के हैं, कुछ सेम कॉन्सेप्ट पे है जो हमेशा आता रहता है। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। तबीयत भाई ठीक है? सर दर्द चल रहा था कल बहुत ज्यादा, आज बेटर हूं, ठंड लग गई थी। आइए देखते हैं। 4 लीटर पानी 12 लीटर पानी और नमक के घोल में से वाष्पित हो जाता है। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि शेष मिश्रण में नमक की मात्रा कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। 4 लीटर पानी वाष्पित हो गया 12 लीटर के सॉल्यूशन में से। ठीक है, जिसके अंदर 7% क्या था? 7% नमक था। ठीक है, अब आप ये भी कर सकते हैं। देखिए, कल मैंने एक चीज बताई थी लास्ट क्लास में। टोटल क्या हो गया? 12 से 8 हो गया। टोटल क्या हो रहा है आपका? 12 से 8 हो रहा है, यानी 3 से 2 हो रहा है टोटल। ठीक है, तो जो नमक का परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा? 2 से 3 हो जाएगा। और 2 की वैल्यू अगर 7 दे रखी है तो 3 की क्या आ जाएगी? 10.5 आ जाएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जो चीज आपकी सेम रहेगी वो है नमक। ठीक है, जो चीज आपकी सेम रहेगी वो है नमक। क्वेश्चन समझ नहीं आया? ध्यान से देखिए। देखिए, 12 लीटर नमक आपने क्या करा? पानी और नमक का एक घोल बनाया। ठीक है, 12 लीटर का, उसे गैस पे रख दिया। अब गैस पे जब रखेंगे तो नमक थोड़ी उड़ेगा, उड़ेगा क्या? पानी उड़ेगा। ठीक है, पानी उड़ता है, वाष्पित हो जाता है। 4 लीटर पानी वाष्पित हो गया। अब आप ये देखते हैं कि 12 लीटर में से मिश्रण जो बचा आपके पास वो कितना बचा? 8 लीटर बचा। ठीक है, क्या नमक में कोई बदलाव आएगा? नहीं जी, नमक तो उतना ही रहेगा क्योंकि नमक नहीं उड़ता, पानी उड़ता है। नमक कितना था पहले? 12 का 7% यानी 84.84, ये आ गया। अब मुझे इसका परसेंटेज निकालना है। जब मैं परसेंटेज निकालता हूं तो मैं एक बात और देखता हूं कि भाई इसमें 7 आ रहा है तो आंसर जो है 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 7 का मल्टीपल कौन सा नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है 105। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। 12 से 8 कैसे? एक बच्चा ये पूछ रहा है। लास्ट क्लास में ना मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, अगर ध्यान हो अच्छे से तो। वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपका ये था कि भाई आप सबसे पहले ये देखिए टोटल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आपने देखा टोटल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? टोटल आपका 12 से 8 हो गया। कौन सी चीज कांस्टेंट है? नमक कांस्टेंट है, पानी चेंज हो रहा है। जो चीज कांस्टेंट है तो उसका प्रतिशत जो है उसका उल्टा हो जाएगा, 8 से 12 हो जाएगा, यानी 2 से 3 हो जाएगा। तो उसका प्रतिशत अगर 2 से 3 हो जाएगा तो 2 की वैल्यू 7% थी, तो अब 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 10.5% आ गई। वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट भाई देख रहा हूं मैं, सभी के कमेंट देख रहा हूं, जितना हो सकता है आगे बढ़ेंगे और समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है ये। एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है। ठीक है, 69 किलोग्राम कॉपर चाहिए, तो हमें बताना है कितने मिश्र धातु का जरूरत पड़ेगा। आइए देखते हैं। देखिए, जो मिश्र धातु है ना उसमें 12% कॉपर है और हम चाहते हैं इस 12% की वैल्यू कितनी आए? 69 किलोग्राम, हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो आपसे बोला गया ये कि बताइए मिश्र धातु कितनी होनी चाहिए, 100% की वैल्यू क्या होगी? अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एक बात पता लग रही है। देखिए क्या, 12 छीक 72 होता है, 100 छीक 600, 72 से थोड़ा कम तो 600 से थोड़ा कम। आंसर आ गया सी ऑप्शन, 600 से थोड़ा कम। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया।
अगर मान लेते हैं 2 ऑप्शन होते तो मैं ये देख लेता उसके अंदर 25 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 25 का मल्टीपल यहाँ नजर आ रहा है, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, तो बहुत बड़ा ऑप्शन है। ठीक है, तो 25 का मल्टीपल भी मैं देख सकता हूं, 600 से थोड़ा कम भी मैं देख सकता हूं। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन। एक कॉलेज में 40% बच्चों को ग्रुप ए मिलता है, ठीक है, और शेष के 75% को ग्रुप बी मिलता है, और बचे हुए 12 बच्चों को सी मिलता है। ठीक है, तो आपको बताना है कितने बच्चों ने ग्रुप के लिए अप्लाई किया था। बात समझना बहुत ध्यान से। 40% को ग्रुप ए मिलता है, बचा कितना? 60%। बचा कितना, हमें उस पर काम करना है, क्योंकि रिमेनिंग पे क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 60% क्या होता है? 3/5। ये वो बच्चे हैं, ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये वो बच्चे हैं जो ग्रुप ए से बच गए। ठीक है, और वो कितना है? 60%, 3/5 मैं बोल सकता हूं। जो बचे हैं उनके 75% को बी दे दिया गया, बचे 25% को सी दिया जाएगा। तो इसका अगर मैं 25% निकालूं तो अब मिला के ये वो आ जाएगा कि कितनों को सी मिला, कितनों को सी मिला, क्योंकि रिमेनिंग निकाला हमने। तो हम बोल सकते हैं 20 में से 3 बच्चों को सी मिला, और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है, तो 20 की वैल्यू मेरी 80 आ जाएगी। 80 का मतलब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए भाई। टेलीग्राम पे डाल दिया है और ऐप पे भी डाल दिया है मिक्सचर का PDF। ठीक है, 25% कहां से आया? आइए देख लेते हैं। बात समझना ध्यान से। जब क्वेश्चन रिमेनिंग पे हो तो आपका ध्यान भी रिमेनिंग पे होना चाहिए। ठीक है, जब क्वेश्चन आपका रिमेनिंग पे है, आंसर भी आप जब निकालें तो रिमेनिंग पे ध्यान दीजिए। 40% को अगर ग्रुप पे मिल गया, मैं पूछता हूँ कितने % बच गए? आप कहेंगे 60% बच्चे बच गए सर। मैं कहूँगा जी बिल्कुल ठीक है, 60% बच गए। 60% क्या होता है? 3/5 होता है। अब जो बचे हैं उनमें से भी 75% को ग्रुप बी मिल गया, 25% अभी भी बच गए। ठीक है, ये लिखा है ना, 75% को मिल गया और 25% को क्या मिलेगा? सी मिलेगा। ये 1/4 आ गया। तो 20 में से 3 को सी मिला है, 3 की वैल्यू 12 है, 20 की 80 हो गई। ये क्वेश्चन मैं 100 मान के भी कर सकता था, पर 100 मान के ना हर क्वेश्चन नहीं हो सकता, इसलिए मैंने 100 वाला मेथड नहीं रखा। मान लेते हैं 100 बच्चे थे, 40% को ग्रुप ए मिला, 60% बच गए, फिर 75% को बी मिला, 25% इसका यानी 15। ठीक है, इनको सी मिल गया, और 15 की वैल्यू क्या दे रखी है? 12 दे रखी है। अगर मैं 100 की निकालता हूं तो क्या आएगा? 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5 की वैल्यू 4 है, तो 100 की कितनी हो गई? 80 हो गई। ये मेरा आंसर हो गया। मैं ऐसे भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये ना हर किसी में कारगर नहीं होगा, इसलिए मैंने फ्रैक्शन को लेना पसंद किया। ठीक है, 3 का वैल्यू 12 कैसे? मेरे भाई ये जो बचा है, देखिए नीचे क्या आ रहा है? नीचे जो आ रहा है वो है टोटल, ऊपर जो आ रहा है वो क्या है? जिनको सी मिला है। ठीक है, नीचे जो आ रहा है टोटल है, ऊपर जो है जिनको सी मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा थोड़ा। एक व्यक्ति अपनी राशि का 7.5%, देखिए कभी भी ऐसा प्रतिशत आता है ना, आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसे 75% क्या होता है? 3/4 होता है।
7.5 का मतलब है उसे 10 से भाग करना, तो 3/40 हो गया। तो मैं ये बोलूंगा 40 में से 3 गया तो 37 बच गया। यानी 7.5% खर्च करने का मतलब है कि 40 में से 3 खर्च कर लिया और 37 अभी भी बचा है। और खर्च करने के बाद ये शेष है, शेष का 75% 370 के बराबर है। 300 नहीं, खर्च करने के बाद 75% और खर्च करता है, अब उसके पास इतना बचा है। 75% और खर्च करता है, इसका मतलब है 25% बचेगा। आप देखते हैं ये टोटल है तो ये बचा है। अब टोटल कितना नजर आ रहा है? 160। जो बचा है वो कितना है? 37। ये टोटल, ये बचा हुआ, ठीक है, ये बचा हुआ हो गया। अब 37 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 370 दे रखी है। मेंस का ही क्वेश्चन है। 160 की कितनी हो गई? 1600 हो गई। 1600 का मतलब क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3/4 क्यों नहीं? एक बच्चा कह रहा है सर 3/4 क्यों नहीं? 3/4 भाई 75% होता है, ये 7.5% है। ठीक है, ये 7.5% है, ध्यान दीजिए। पिछहत्तर % क्या होता है? 3/4। किसी ने बोला 7.5%, तो 3/40 हो गया। किसी ने बोला 0.75%, तो 3/400 हो गया। 25% क्या होता है? 1/4। किसी ने 2.5% बोल दिया मेरे से, तो मैं क्या बोलूंगा? 1/40। किसी ने बोला 0.25%, तो 1/400। तो 10 से डिवाइड ही तो कर रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, बिल्कुल आ सकते हैं प्री में ऐसे क्वेश्चन, प्री मेंस किसी में भी आ सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ध्यान से देखना है। एक व्यक्ति किसी खंबे की 62.5% लंबाई पहले घंटे में चढ़ता है और अगले घंटे में वह शेष की 12.5% चढ़ता है। यदि खंबे की लंबाई इतनी है तो बताना है दूसरे घंटे में वह कितना चढ़ा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। 62.5% का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था 12.5% मतलब 1/8, 37.5 मतलब 3/8, 62.5 मतलब 5/8, 87 मतलब 7/8। ठीक है, तो ये 5/8 हो गया। 8 में से 5 चढ़ जाता है तो बचता कितना है? 3। ये बचा है, ये टोटल है। दूसरे घंटे में वह बची हुई लंबाई का 12.5% चढ़ता है। ये बची हुई लंबाई है, इसका 12.5% कितना हो गया? 1/8। ये वो दूसरे घंटे में चढ़ता है, यानी 64 की वैल्यू टोटल है, 3 चढ़ता है दूसरे घंटे में। 64 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 192। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी, क्योंकि ये 3 गुना है। तो 9 मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, रिपीट करूं, ध्यान से देखिए। पहले ये देखिए वो कितना चढ़ जाता है, 62.5% यानी 5/8। ठीक है, 5/8 अगर चढ़ जाता है तो बचेगा कितना? 3/8, यानी 8 अगर लंबाई थी तो वो 3 बचा है। ठीक है, फिर दूसरे घंटे में वो इसका 12.5% चढ़ता है, यानी इसका 1/8। ठीक है, तो आपने देखा कि 64 टोटल हो गया और ये दूसरे घंटे में चढ़ा है, जो 3 की वैल्यू 9 आ गई, 64 की 192 आ गई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये,
सेकेंड आर का लिखा तो है भाई, कुछ क्यों नहीं होगा, सेकेंड आर का तो लिखा है 1/8। किसी एबीसी कंपनी में 60% एम्प्लॉय जो है वो आदमी है, महिलाएं होगी 40%, ठीक है। 48% जो है इंजीनियर हो गए, 100 में से 48। अब देखिए ये इंफॉर्मेशन दो तरीके से दी जा सकती है, या तो 2/3 दिया जा सकता है या 66.66% दिया जा सकता है, जिसमें से 2/3 जो है आदमी है। इसका अगर मैं 2/3 निकालता हूं तो 32 आ जाएगा, ठीक है। यानी 32 जो आदमी है वो इंजीनियर है, बचे हुए इंजीनियर कितने हैं 16, तो 16 महिलाएं इंजीनियर होंगी। कितने प्रतिशत जो वुमेन आर नॉट, एक सेकंड रुक जाइए, आर नॉट इंजीनियर, हमें ये बताना है कितने प्रतिशत महिलाएं इंजीनियर नहीं हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, 40 में से 16 इंजीनियर हैं, तो बची भी 24 इंजीनियर नहीं हैं। ये कितना आ गया, ये 60% आ गया। 60% महिलाएं इंजीनियर नहीं हैं, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन बिल्कुल भी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए सीधा सीधा करा है मैंने, 100 एम्प्लॉय थे तो 60 पुरुष हैं, 40 महिलाएं हैं, 48 इंजीनियर हैं। जो इंजीनियर है उसका 2/3 पुरुष है, यानी 32 आ गया। बचे कितने, 48 में से 32 ही हैं, तो ये 16 बचे। तो 16 महिलाएं इंजीनियर हैं, बची हुई 24 महिलाएं इंजीनियर नहीं है। आपको वही बताना है कितने प्रतिशत महिलाएं इंजीनियर नहीं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसी वस्तु की कीमत, ध्यान से देखिए, किसी वस्तु की कीमत हर ऑड वर्ष में 25% बढ़ती है और हर इवन वर्ष में 20% कम होती है, तो परसेंटेज चेंज इन इट्स कॉस्ट आफ्टर 180 साल, 180 साल बाद ऑप्शन दे रखे हैं 10% का इंक्रीमेंट, दूसरा दे रखा है 25% का, 25% का इंक्रीमेंट, तीसरा दे रखा है 20% का डिक्रीमेंट, चौथा दे रखा है कोई बदलाव नहीं। देखिए क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अगर देखिए कोई ऑड वर्ष है, ऑड के बाद इवन आएगा, इवन के बाद ऑड आएगा, अगर इवन से शुरू करते हैं तो ऑड फिर इवन, इस तरीके से साइकिल चलेगी, है ना। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है, वो बोलता है 25% हर ऑड साल में वो बढ़ता है, ठीक है, यानी और इवन साल में 20% कम होता है। ये इवन है तो 20% कम हो गया, यानी 5 से 4 हो गया, फिर 4 से वापस बढ़ेगा 25%, 5 हो जाएगा। हर ऑड साल में 25% बढ़ता है, 4 से 5 हो जाएगा, 5 से वापस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि 3 साल के अंदर 5 का 5 रहा, 5 का 5 रहा, कोई बदलाव नहीं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं ये देख पा रहा हूं इस 2 साल के अंतराल में, ये 2 साल का अंतराल हो गया, बेसिकली साल तो 3 है पर अंतराल हो गया 2 साल का, मतलब 2 साल हो गए, यहां से यहां 1 साल, यहां से यहां 1 साल, 2 साल में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो 180 2 से भाग हो रहा है,
तो इसका मतलब है 180 साल में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 180 क्या, वो 1800 भी बोल सकता है, ठीक है, वो 1800 भी बोल सकता है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब एक चीज और देखिए यहां पर, अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर अगर 180 साल नहीं होता, 2 से भाग नहीं होता, तो अगर 2 से भाग नहीं होगा ना तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ये भी समझिए, हर चीज का तर्क जरूर समझना चाहिए कि ऐसा क्यों है। देखिए उसने बोला ओड वर्ष में इतना बढ़ता है, इवन वर्ष में इतना घटता है, ठीक है। मान लेते हैं 2000, 2001, 2002, 2003, ठीक है, इस तरीके से है। अब इवन से ऑड में जा रहा है तो क्या हो रहा है? 4 से 5, फिर 4, ठीक है, फिर 5। हमने क्या पढ़ा था? अब ध्यान से देखिए, 2000 से 2003 कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। ये 2 साल में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा, ठीक है। अब 2000 से 2002 तक कोई बदलाव नहीं है। अब हमें ये देखना है कि मेरे को 2003 में निकालना है। अगर देखिए जहां तक बदलाव नहीं आएगा वो तो हम हटा ही देंगे। जैसे 181 वर्ष कह रहा है कोई व्यक्ति, तो 180 तक तो मैंने हटा दिया, पर मैं ये जरूर देखूंगा 181वां वर्ष कौन सा रहेगा, क्या वो ऑड रहेगा, क्या वो इवन रहेगा। और उसे पता करने के लिए मुझे स्टार्टिंग वाली इंफॉर्मेशन जरूरी चाहिए। वो बताएगा कि भाई 2000 में इंक्रीमेंट शुरू हुआ तो हर इवन वर्ष 25% बढ़ता है और ऑड वर्ष 20% कम हो जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन उसने दे रखी है वो बताएगा ये स्टार्ट हुआ तब। फिर वो पूछेगा कि ये बताइए कि 2003 में क्या इफेक्ट होगा, नेट बदलाव कितना होगा। तो आप ये देखेंगे कि भाई 2 साल के अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है 2002 तक, और 2002 से 2003 का मतलब है इवन से ऑड में जाना, और इवन से जब वो ऑड में जा रहा है तो 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है हर ऑड वर्ष में। तो हम ये बोलेंगे कि 2003 में 25% का इंक्रीमेंट होगा। नेट रिजल्ट क्या आएगा? 25% आएगा इस केस के अंदर, अगर वो 2000 से शुरू होता और 2003 का पूछता। क्योंकि 3 जो है 2 से भाग नहीं हो रहा। मैंने आपको ये बताया कि अगर 2 से भाग वो नहीं होता तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर क्वेश्चन बनता है तो वो स्टार्टिंग वाला साल जरूर देगा आपको, ठीक है, जिससे आप ये निकाल पाए कि इसके आगे के कितने मल्टीपल तक हम 0 चेंज लेंगे और उसके आगे वाले में क्या लेंगे। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। कल क्लास नहीं हुई थी भाई। बात समझ आ गई ना सबको? देखिए पूरी बात समझ आनी चाहिए, केवल क्वेश्चन से मतलब नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, बहुत खतरनाक क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेगा आपको। पहली बात, 3 लगातार बढ़ोतरी के बाद एक व्यक्ति की सैलरी इतनी हो गई। मान लेते हैं मेरी सैलरी 125 रुपए थी, आज वो हो गई 378 रुपए। 3 लगातार बढ़ोतरी हुई है, लेकिन तब जाके हुई है। पहली बढ़ोतरी जो थी, देखिए जो दूसरी बढ़ोतरी है वो पहले से दुगनी है, जो तीसरी बढ़ोतरी है वो दूसरे से दुगनी है। यानी पहला अगर हम 100 प्लस आर लेंगे तो दूसरा मेरे को लेना पड़ेगा 100 प्लस 2R, और तीसरा लेना पड़ेगा 100 प्लस 4R।
तब जाके ये 378 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये मामूली क्वेश्चन नहीं है, इसमें धागा खुल जाएगा अच्छे अच्छे का। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 125 रुपये अगर मेरी सैलरी थी, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि पहले साल अगर आर का इंक्रीमेंट था, दूसरे साल 2 आर का, तीसरे साल 4 आर का, अब ये 378 रुपये हो गई। अब मेरे को आर के लिए सॉल्व करना है। जब मैं आर के लिए सॉल्व करता हूँ तो मुझे समझ आ रहा है यार ये तो क्यूबिक इक्वेशन बन गई, मेरे लिए काम इतना आसान नहीं है। मैं हिट एंड ट्रायल करूंगा, मैं ऑप्शन से वैल्यू रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं देखता हूं, अगर मैं सबसे पहले ये देखूं, अगर मैं 10 रखता हूं इसमें 110, 10 मतलब 110, 110 का मतलब है 11 का मल्टीपल। क्या ये 11 का मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं है जी। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। यहां मैं एक बात और देख पा रहा हूं, ये 9 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये तो 9 का मल्टीपल नहीं है, यहां कुछ ऐसा नंबर आया कि इसे 9 का मल्टीपल बना दे। अगर मैं r की जगह 20 रखता हूं, 120 आएगा, 22 जब 40, 140 आएगा, 80 और एक 90, 180, तो ये बन जाएगा। अब मैं ये देख पा रहा हूं जो आंसर है वो किसका मल्टीपल है? 9 का मल्टीपल है, क्योंकि इसमें 9 आ गया। ठीक है, आंसर में 9 का मल्टीपल आ गया। क्या लेके? आंसर 20 लेके, सी ऑप्शन। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब कई बच्चों को ये भी हो सकता है कि किसी और ऑप्शन में भी 9 का मल्टीपल मिल जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मैंने देखा इसमें 7 आ रहा है, क्या आंसर 7 से डिवाइड हो रहा है? 7 पंजे 35 बचा 2, 7 चौक 28। बिल्कुल जी, ये 7 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, यही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है। एक बच्चा कह रहा है कि सर हम कैसे समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट लगेगा? ये भाई आप में से ना लगभग 90% बच्चे ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार। ऐसा क्वेश्चन ही अमूमन देखने को आपको किताबों में तो नहीं मिलेगा इतनी आराम से। ठीक है, तो मैं आपके एक्सपीरियंस में ही चीजें ऐड कर रहा हूं, इसके बाद आपको नया नहीं लगेगा। ठीक है, एक बार और बता देता हूं, चलिए 2r 4r कैसे देखिए। आप क्वेश्चन पढ़िए। यदि तीसरी बढ़ोतरी प्रतिशत में दूसरी बढ़ोतरी से दोगुनी है और दूसरी बढ़ोतरी प्रतिशत में पहले से दोगुनी है, पहली बढ़ोतरी अगर r है, दूसरी 2r होगी, तीसरी 4r होगी। अगर कोई चीज r% बढ़ती है तो मैं लिखता हूं 125 इंटू 100 प्लस r अपॉन 100। फिर उससे अगले वर्ष अगर वो 2r% बढ़ती है तो मैं लिखता हूँ 100 प्लस 2r अपॉन 100। फिर उससे अगले वर्ष अगर वो 4r हो जाती है, 4r% तो मैं लिखता हूँ 100 प्लस 4r अपॉन 100। और अब जाके वो 378 हो जाती है। ठीक है, फिर हमने ये बोला कि भाई ऑब्जर्व करें तो यहाँ दिख रहा है 9 का मल्टीपल। मैं 10 रखता हूँ तो 9 का मल्टीपल तो छोड़िए, 10 का मतलब मेरे को दिमाग में पता है 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 तो नहीं नजर आ रहा। मान लेते हैं कोई बच्चा 15 रखता है, बात समझना। 15 के अंकों का योग क्या है? 6, 6 चौक 24 और एक 25, 3 नहीं आया। 6 दूनी 12 और एक 13, 3 नहीं आया। 6 और एक 7, 3 नहीं आया। 3 तो लाना जरूरी है तभी तो 9 बनेगा, ये भी गया। अब मान लेते हैं 25, 25 के अंकों का योग कितना है? 7, 7 चौक 28 और एक 29, 3 नहीं आया। 7 दूनी 14 और एक 15, 3 आ गया जी, बिल्कुल आ गया। क्या एक और 3 आ रहा है? 7 और एक 8, 3 नहीं आया। तो अगर मैं 25 डालता तो आंसर 3 का मल्टीपल तो आ जाता, पर वो 9 का मल्टीपल नहीं बन पाता। इसीलिए मैंने 20 वाले से आंसर मार्क कर दिया और वो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए ये कोई ट्रेडिशनल मेथड तो है नहीं, ठीक है, मैं सही बात बताऊं आपको, पर ट्रेडिशनल मेथड से आपका एग्जाम भी नहीं निकलता, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? 10।
दूसरा इंक्रीमेंट होगा 20, तीसरा होगा 40। दूसरा ऑप्शन है 20 तो ये 40 होगा, तो ये 80 होगा। तीसरा ऑप्शन है 15, 30 तो ये 60 हो गया। चौथा ऑप्शन है 25, 50 और 100। ये 4 ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, बात ध्यान से समझना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर मैं कुछ ऑप्शन से जुगाड़ नहीं लगाता या अपनी प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं लगाऊं, आप सॉल्व करके देखिएगा, पता लग जाएगा। आप ये कहेंगे यार बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, आंसर ही नहीं निकलेगा। मैंने देखा 125 रुपए की चीज थी, कितने की हो गई? 378 रुपए की। यानी इंक्रीमेंट कितना हो गया? 253। यानी लगभग कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया? लगभग 200% का। 125 दूनी 250 होता है, तो लगभग 200% का इंक्रीमेंट हो गया। मेरे दिमाग में ये आ गया कि मेरी सैलरी ना 3 साल में 200% बढ़ रही है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, बात समझिएगा ध्यान से। क्या मैं पहले का नेट निकाल के 200 बना सकता हूं? हिट एंड ट्रायल देखिए, 10, 20, 40 का मिला के कभी आप 200% बना सकते हैं। 10 और 20 का 32 होता है। 32 और 40 का अगर आप देखते हैं, 32 और 40 छोड़िए, 30 और 40 के ले लेते हैं, 70 और 12 82 हो गया। ये तो बहुत छोटा हो गया, ये तो नहीं बनेगा। क्या ये बनेगा? 50 और 25 कितना होता है? 75 होता है। अगर मैं 50 और 25 का नेट निकालूं, 75 और 12.5 यानी 87.5। ठीक है, 87.5 का मतलब क्या हो गया? 87.5 के छोड़िए, 90 ले लेता हूं, 100 और 90, 190। 190% तो यही हो गया, और एक्स वाई अपॉन 100 निकालूंगा तो 90 अलग से, 280%। वो तो बहुत ही ज्यादा हो गया। लगभग लगभग लगा रहा हूं, देखिए कितना फायदा होगा। 20 और 40 का नेट लगाइए, कितना आ गया? 68। 68 और 70 लगभग बराबर है। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा 40 और 20 का 68 कैसा आया। मैंने आपको बोला था एक्स वाई अपॉन 100 पे फोकस करना है। 40 इंटू 20/100 यानी 8 जोड़ना है, किसके अंदर? 40 और 20 में। तो 68 का मतलब मैंने 70 ले लिया, और 70 और 80 का मैं नेट निकालता हूँ। 80 इंटू 70 कितना हो गया? 56 हो गया। 56 और जुड़ेगा किसके अंदर? 80 प्लस 70 150, 150 और 56 206। तो लगभग 200% के ऊपर आ गया, और वही मेरे को चाहिए था। तो इसी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो ये काम किस पे किया मैंने? नेट परसेंटेज पे। और नेट परसेंट लगाने के लिए मैं लिखूंगा नहीं किसी भी चीज को। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। तीन बारी का नेट लगवाया मैंने आपको, 3 बारी में नेट कैसे लगता है? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये कि 3 बारी का नेट लगाना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई मैंने बताया तो, देखिए आप में से मैंने बोला ना, इतने सारे बच्चे तो पहली बार ही देख रहे होंगे। अगर पहली बार देख रहे होंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, कि कैसे सॉल्व होगा। पेपर में तो छोड़िए, घर पे ही समझ नहीं आएगा, पेपर में की दूर की बात है। तो लगातार एक्सपीरियंस ही ऐड कर रहे हैं। और अभी तो एक क्वेश्चन आया है, ऐसा हजारों कितने क्वेश्चन आएंगे ऐसे पूरे कोर्स में, जो आपको बहुत ज्यादा नए लगेंगे। आपको यही नहीं समझ आएगा कि यार हम कैसे करेंगे, पेपर में आ गया तो वो पहला पहला एक्सपीरियंस दिया जा रहा है आपको यहाँ पर। जो यहाँ लगेगा ना नया, पेपर में कुछ भी नया नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। एक बच्चा कह रहा है कि हम 9 का मल्टीपल कैसे लगाएं, ये नहीं पता कि आंसर अप्रोक्स में एक्यूरेट। अरे मेरे भाई, नीचे जब 100 आ रहा है तो आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा या एक्यूरेट आएगा? आप खुद अपने दिमाग से पूछिए, जितना मैंने सिखाया है। पहली ही क्लास में सिखाया था कि नीचे अगर 5 की पावर या 2 की पावर या 2 और 5 की पावर मिलती हैं तो आपको आंसर एक्यूरेट ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन। दमदार क्वेश्चन तो है, पर इसके अंदर दो चीजें मिक्स हो गई मेरे ख्याल से। रुकिए जरा, दो क्वेश्चन मिक्स हो गए इसमें।
नीचे वाला क्वेश्चन नहीं है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ है, रुक जाइए। ये क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने, और इस क्वेश्चन में ना मैं आपके कॉन्सेप्ट की अभी जजमेंट करने वाला हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि हवा में कुछ भी याद रख लेते हैं, अपने पे भरोसा नहीं होता, जो सुनी सुनाई बातें होती हैं बस आंसर देने से रहता है मतलब। अभी देखिए आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी इस क्वेश्चन में। मैं इस क्वेश्चन का डाटा लिखता हूं थोड़ा सा, और डाटा थोड़ा सा मिसिंग है इसके अंदर। 25% का इंक्रीमेंट भाई सीडीएस के लिए भी बिल्कुल काम आएगा। 25, 60, 10 की कमी, 25 का इंक्रीमेंट, 60 का इंक्रीमेंट, 10 की कमी, 20 का इंक्रीमेंट, 50 का इंक्रीमेंट। 10 की कमी नहीं लिखी हुई बस यहाँ पर, 10% का डिक्रीमेंट। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को यार बड़ा कर लेता हूं मैं पहले, रुक जाइए। एक सेकंड रुकिए यार, थोड़ा सा रुकिए। मैं क्वेश्चन ना दोबारा से ही लिखता हूं आपके लिए, छोड़िए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत ही दमदार, एकदम मजेदार क्वेश्चन। m इक्वल्स टू पी क्यू आर, ठीक है, प्लस 3uv। एक m एक वेरिएबल है जो इस पे डिपेंड करता है, और वो बोलता है कि p q r u और v ये कितने कितने प्रतिशत चेंज करते हैं। चेंजेस बाय 25% का इंक्रीमेंट, 60% का इंक्रीमेंट, 10% का डिक्रीमेंट, उसके बाद 20% का इंक्रीमेंट और 50% का इंक्रीमेंट। ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ m। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं है, ठीक है, पर क्वेश्चन से पहले आपको एक लॉजिक जरूर समझना पड़ेगा। ठीक है, एक लॉजिक जरूर समझना पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा है हिंदी में एक्सप्लेन करना सर। अरे मेरे भाई, हिंदी में क्या लिखूं, आपको इंग्लिश में क्या नजर आ रहा है इसमें, ये देखिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या लग रहा है इसमें, सब हिंदी में ही है ना। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना है सभी को। m कोई नंबर है, ठीक है, m कोई नंबर है, और देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं बनाता तो मैं कैसे बनाता। मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखता, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करता मैं अगर इस क्वेश्चन को पूछता तो। ठीक है, अब बात समझना बहुत ध्यान से। एक बच्चा कह रहा था इसे क्वेश्चन समझाओ। भाई क्वेश्चन क्या समझाना है इसमें बताओ। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ना सीखिए ना। देखिए मेरा क्या है, मैं तो पूरी एक एक चीज समझा दूंगा, पर आप देख के आपको पेपर में खुद करना है। ठीक है, सब कुछ सामने लिखा ही है कि भाई m है, पी क्यू आर 3uv के बराबर है, पी क्यू आर यूवी में इतना इतना बदलाव आया, तो m में कितने % का बदलाव आया, सब लिखा हुआ है।
ठीक है। अब बीएससी का क्वेश्चन लग रहा है कि बच्चा कह रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना। हम ना क्वेश्चन देख के डरते पहले हैं हम, क्योंकि अपने आप पे भरोसा नहीं करते, अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा नहीं करते, हमें लगता है कि हमें उतना नहीं आता होगा, ये पता नहीं क्या पूछ लिया, इसलिए सारी दिक्कतें पड़ती हैं। ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे एक बात बोली, एरिया का फॉर्म, एरिया छोड़िए, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन पढ़ा हमने, ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, पीछे मत देखते रहना बार बार। एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि भाई प्राइस को भी 10% बढ़ा दिया, कंजप्शन को भी 10% बढ़ा दिया, तो बताइए एक्सपेंडिचर कितने % बढ़ेगा? बताइए जल्दी, एक एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए। जल्दी से बताइए। दोनों को 10-10% बढ़ाया, 21%, बिल्कुल। एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन है, मैंने इसे भी 10% बढ़ाया, मैंने इसे भी 10% बढ़ाया, तो 21% ई बढ़ गया, है ना। अगर मैंने इसे 20% बढ़ाया होता, बात समझना बहुत ध्यान से, इसे 10% बढ़ाया होता, तो एक्सपेंडिचर कितने % बढ़ता? जल्दी से बताइए। बातों का देखिए, बाल का खाल निकालना एक तरीके से, ये समझिए, ठीक है, क्योंकि डेप्थ में ले जा रहा हूं, पर चीजें क्लियर हो जाएंगी एकदम। 32%। एक्स वाई अपॉन 100 पे ध्यान देंगे तो 2 आएगा, 20 और 10 30, यानी 30 और 2 32, 32% बढ़ गया, ठीक है। इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये सभी ने बढ़ा है, ऐसा ही तो होता है। जो हमारी आय होती है, हमारा खर्चा और हमारी बचत दोनों मिलाकर होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं ये 10% बढ़ गया, ये भी 10% बढ़ गया, तो इनकम कितने % बढ़ेगा? बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। कुछ बच्चे कह रहे हैं इसमें भी 21%। भाई 21% नहीं आएगा, देखिए यही मुझे पता था ना। कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान ही नहीं देते, आपको ये पता कि कौन सी ट्रिक यूज होती है, कौन सा फॉर्मूला किताबों में लिखा है। दिमाग लगाइए यार अपना। ये अगर 10% बढ़ रहा है, ये भी 10% बढ़ रहा है, तो इनकम भी तो 10% ही बढ़ेगी मेरे भाई। 21% कहां से बढ़ जाएगी? ये एडिशन है बीच में, मल्टीप्लीकेशन थोड़ी है भाई। 10% इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? 110% हो जाएगा ये, 110% हो जाएगा ये, 110% कॉमन आ जाएगा, अंदर ई प्लस एस आ जाएगा जो वापिस आई है, तो 110% ऑफ आई आ जाएगा, यानी 10% ऑफ इनकम बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। तो पहली बात तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने यही गलत बताया है, तो उम्मीद करता हूं पहले आपको यही सुधारने की जरूरत है कि अगर दोनों चीज 10-10% बढ़ेंगी, सीधी सी बात है ना। आप लॉजिकली क्यों नहीं देखते हैं? आप बाजार गए, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि मैंने बोला है तो ऐसा करना है। आप बाजार गए, आपकी माताजी ने बोला कि भाई ये 2 सामान लेकर आओ जाओ, ठीक है। आप गए बाजार में, आप दोनों सामान लेने गए और दोनों सामान की कीमत 10-10% बढ़ गई। आपकी मम्मी ने कहा था कि 100 रुपये खर्च होंगे, तो आप कितने पैसे खर्च कर कर आएंगे? दोनों की कीमत 10-10% बढ़ गई, तो 100 की जगह अब वो चीज 110 में आएगी ना। दोनों चीज की 10-10% बढ़ गई। 2 चीज क्या 4 चीज बोली होती, उन्होंने चारों पे 10-10% बढ़ जाता, तो भी आपका 110 का खर्चा होता। लॉजिक लगाइए, ऐसा नहीं कि ये होता है, ये सर ने बताया है, मैं कुछ भी बता दूंगा, ऐसा नहीं है। आपको खुद भी समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। एवरेज जरूरी नहीं है भाई, एवरेज की बात नहीं है यहाँ पर बात ये है सेम % ऑफ इंक्रीमेंट। हमारी माता जी ने हमें बाजार भेजा 2 सामान लेने के लिए या 3 सामान लेने के लिए,
पर प्रत्येक का जो कीमत है वो 10-10% बढ़ गया, समान परसेंट बढ़ गया, तो हमारा खर्चा भी समान परसेंट बढ़ जाएगा। लॉजिक इज दैट। खत्म कहानी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने बोला खर्चा 20% बढ़ गया और ये 10% बढ़ा, सेविंग। या फिर आप हम गए थे बाजार में, पहले सामान की कीमत 20% बढ़ गई और दूसरे सामान की कीमत 10% बढ़ गई, तो बताइए खर्चे पे क्या फर्क पड़ेगा या फिर इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा? इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताइए। देखता हूं आप लोग कितना रूबरू हैं प्रैक्टिकल जिंदगी के साथ। एक भी बच्चा का सही आंसर बताता है ना तो मैं खुश हो जाऊंगा, वाकई में बता रहा हूं। अगर एक भी बच्चा सही आंसर बताता है, एक भी बच्चा कह रहा हूं, देखिए ऐसे होंगी जॉब क्लियर। देखिए आप खुद सोचिए, ऐसे जॉब निकलेगी, है ना? एक बच्चा कह रहा है मैं 15% कह रहा हूं, दूसरा 10, 30, ये वो आए ही जा रहा है, आए ही जा रहा है, आंसर आए ही जा रहे हैं। एक आध बच्चों के सही आए भी हैं। एक बच्चा कह रहा है सर किसी ने बताया नहीं है। अरे मेरे भाई प्रैक्टिकली समझिए ना यार, ये मैं पूछ रहा हूं ऐसा थोड़ी है। देखिए मैंने तो अपने हिसाब से एग्जाम्पल बना लिया, आप प्रैक्टिकली क्यों नहीं समझते चीजों को? प्रैक्टिकली जब तक नहीं समझेंगे, पेपर जिंदगी में किसी का बाप क्लियर नहीं करवा सकता आपका, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी क्लियर नहीं करा सकता। जो आदमी प्रैक्टिकल होके नहीं पढ़ रहा है ना, कोई भी उसका एग्जाम क्लियर नहीं करा सकता, अगर वो केवल कोचिंग ले रहा है और क्वेश्चन बना रहा है। हमारे पास इतने एग्जाम्पल कहाँ से? मैं कुछ भी लेके एग्जाम्पल देना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्टिविटी करी है हमने। ठीक है, अभी भी आंसर आ रहे हैं। देखिए अब मैक्सिमम लोगों के गलतियां हैं, 95 या 99% लोग गलती आंसर दिए हैं। ठीक है, बात समझना बहुत ध्यान से यार। जब I = E+S था, जब ये 10-10% बढ़ते थे तो ये कितना हो जाएगा? 110% ऑफ E, 110% ऑफ S। ये I डैश हो गया। 110% मैं कॉमन लेता हूं, E+S जो कि I हो गया। तो I डैश कितना आ गया? 110% ऑफ E, यानी I पे वही इफेक्ट पड़ा जो E+S पे था। पर ये कॉमन तो जब ही निकल सकता था जब E+S कांस्टेंट था। ठीक है, यानी जब दोनों पे बराबर मात्रा की इंक्रीमेंट थी। पर अगर मैं बाजार जाता हूं, ठीक है, पहली चीज 20% बढ़ती है, दूसरी चीज 10% बढ़ती है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब यार मैं कहां निकाल पाऊंगा? मेरे को जब तक E और S की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक मैं इस सवाल का आंसर नहीं निकाल सकता। मैंने आपसे बोला आप बाजार गए दो चीजें लेने, दोनों की कीमत में समान परसेंटेज का इंक्रीमेंट था या समान परसेंटेज का डिक्रीमेंट था, तो आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। पर एक में 5% का हुआ, दूसरे में 10% का हुआ, तो आप कहेंगे सर ये तो बताओ पहली वैल्यू, पहली चीज कितनी कीमत की है और दूसरी चीज कितनी कीमत की है। और अगर सर आप ये नहीं बताते हो तो मैं इसका आंसर नहीं निकाल सकता। वो तो शुक्र मनाओ आपके टाइम में इंटरव्यू हट गए। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू वगैरह में ही पूछ लिए जाते हैं। वो प्रैक्टिकल लर्निंग जानना चाहते हैं आपकी। ठीक है, तो आप ये बोलेंगे कि सर ये मैं निकाल नहीं सकता जब तक मेरे को दोनों का प्राइस नहीं पता हो। तो सर जब तक मेरे को ई और एस नहीं पता होगा ना, तो मैं अनइक्वल परसेंटेज के केस में आंसर ही नहीं निकाल सकता। तो इसका आंसर ही ये आ गया, कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से MG टाइप करिए, क्योंकि गलत आंसर तो आप लोगों ने बहुतों ने दिए थे। अब जल्दी से टाइप कर देना, समझ आ रहना चाहिए एक एक बच्चे को। बिल्कुल, दोनों सेम होंगे तभी आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
आप में से कोई बच्चा ऐसा है ना कि वो ये कह रहा है कि यार मैं सेटिस्फाई नहीं हूं इस बात से। आप प्रैक्टिकल जिंदगी में उतर के देखिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। यार सर ने तो बड़ा बोला था कि भाई n इक्वल है तो मैं नहीं निकाल सकता, चलो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ और मैं वेरीफाई करता हूँ। फिर आपको बात समझ आएगी, यार मुझे ना उस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, अगर वो वैल्यू नहीं पता ना तो मैं कैसे निकालूंगा। जब वो वैल्यू पता होगी तभी तो मैं कंपेयर करके निकाल सकता हूँ। जब सेम वैल्यू थी तब तो वो था कि वो कॉमन आ जा रही थी, इसलिए एडिशन के केस में केवल 10% ही इंक्रीमेंट था। मल्टीप्लीकेशन के केस में लगातार लगता है, इसलिए 10 + 10 + 10 × 10/100 होता है। तो इसलिए मैंने ना ये एग्जाम्पल साथ साथ लिखे हैं कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें इन दोनों चीजों में। आप कह रहे हैं आपका इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तभी तो आज कोचिंग कर रहे हैं ना, ठीक है, आगे के लिए कि अगली बार हो जाना चाहिए। बस ये देखिए जो कमी रह रही है ना उसे पूरी करते हुए चलिए, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ये यूनिफॉर्म बताया मैंने आपको, ठीक है, ये मैंने आपको यूनिफॉर्म बताया, ऐसा नहीं बोला कि इस क्वेश्चन में होगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, ये व्यक्तिगत दुनिया है, हकीकत है, हकीकत में ऐसा होता है, ठीक है, क्वेश्चन से मतलब नहीं है। आइए अब मैं इधर आता हूं, कहां गया कहां गया क्वेश्चन, ये रहा। क्या ऑप्शन है इसके मेरे पास? बिल्कुल है, ऑप्शन है मेरे पास। ऑप्शन लिखने से पहले देखिए मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा। देखिए ध्यान से बात समझना, क्या आपको यहां पर इसको ऐसा देखिए कि ये एक ए है तो ये बी है, ठीक है, इसे ऐसा देखिए ये ए है तो ये बी है, इसके अंदर ही वेरिएबल है, इसके अंदर ही कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद मैं चार ऑप्शन पे नजर मारता हूं तो ऑप्शन में चारों नंबर लिखे हुए हैं। जैसे मान लेते हैं 40% का इंक्रीमेंट, 80% का इंक्रीमेंट, 60% का इंक्रीमेंट, 75% का इंक्रीमेंट, ठीक है, ये ऑप्शन है, मान लेते हैं 4। बात समझना बहुत ध्यान से, ये बेस मजबूत हो रहा है इससे, ठीक है, कोई हिला नहीं सकता। कोई 4 उल्टे क्वेश्चन भी पूछ लेना, मैं हमेशा तैयार है उसको क्रॉस क्वेश्चन या क्रॉस जवाब देने के लिए। जब मुझे दिख रहा है ऑप्शन में चारों नंबर हैं, चारों % दे रखे हैं, कांट बी डिटरमाइन वाला तो क्वेश्चन ऑप्शन ही नहीं है, तो इससे एक बात पता लग रही है, वो क्या, कि इसमें और इसमें समान % का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि मेरे को पी क्यू आर की वैल्यू नहीं दी हुई यहाँ कहीं भी, यहाँ यू बी की मेरे को वैल्यू नहीं दी हुई कहीं भी मेरे को, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ना एक चीज और समझाना चाहूंगा, ठीक है, एक चीज और समझाना चाहूंगा। अगर ए की वैल्यू में 10% का इंक्रीमेंट होता है तो 3a की वैल्यू में कितने % का इंक्रीमेंट होगा, ये बताइए। इसमें भी कई बच्चे गच्चा खा जाते हैं, बताइए जल्दी से। अब ठीक है भाई, कल सर दर्द था बहुत ज्यादा मेरे, जल्दी से बताइए, आंसर बताना है, जल्दी से बताइए यार। थ्री 3.3, अच्छा जी, भाई सभी को जवाब देना है, जवाब क्यों रुक गए हैं आपके। ए की अगर इनकम में 10% की बढ़ोतरी होती है तो 3a की इनकम में कितने % की इंक्रीमेंट होगा। 10% का, 30% का, ध्यान से देखिए। अगर ए के अंदर मैं इंक्रीमेंट निकालता हूं तो मैं ये बोलता हूं a डैश - a
अपॉन ए इंटू 100। ठीक है, ये लिखता हूं। इसी तरीके से हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर मैं यहां 3 लगा दूं, क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? यस या नो? अगर मैं यहां 3 लगा दूंगा तो आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? यस या नो? जल्दी से बताइए, वाई और एन। नहीं फर्क पड़ेगा, है ना। अगर मैं 3.3 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं √3.3 लगा दूं तो तब भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मुद्दा समझ आ रहा होगा आपको धीरे धीरे कि मैंने ये चीज क्यों ली है यहां पर। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसके आगे मैं किसी भी कांस्टेंट से k से मल्टीप्लाई करूं तो भी जो इंक्रीमेंट है वो 10% का ही रहेगा। तो k की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। k की वैल्यू पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, k तो कट जाएगा ऊपर नीचे आके। तो k की जगह मैं जो मर्जी लिखूं, आंसर मेरा 10% इंक्रीमेंट ही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल कॉमन होके कट जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू में चेंज निकालना चाहता हूं 2pqr में, क्या 2 से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जितना pqr में चेंज आएगा उतना 2pqr में चेंज आएगा। ठीक है, अगर मैं देखता हूं, मैं pqr की बात करूं, pqr, p चेंज हो रहा है, 25% बढ़ रहा है, 4 से 5 हो रहा है। q 60% बढ़ रहा है, 5 से 8 हो रहा है। और r जो है 10% कम हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है। मैं काटता हूं तो 5 से 5 गया, 4 से 8 गया, 2 और 5 से 9 हो गया। यानी pqr की वैल्यू 5 से 9 हो गई। ये मल्टीप्लाई करके काटा मैंने, ये जो कटता था वो काट दिया, 5 से 9 हो गया यानी 4 बढ़ गया, यानी 80%। मैं आपकी जगह होता तो 80% देख के बिल्कुल आंसर मार्क कर देता, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि भाई अगले में भी 80% का इंक्रीमेंट हो रहा होगा। अगले में भी 80% का इंक्रीमेंट हो रहा होगा। इसीलिए यहां पर कांट बी डिटरमाइन का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि परसेंटेज ऐड नहीं हो सकते। जब सेम परसेंट होते हैं तो कॉमन तो निकल सकते हैं, पर वो ऐड नहीं हो सकते। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए u और v आ गया। u में कितने परसेंट का बदलाव है? 20% का, 5 से 6। और v में कितना हो रहा है? 50% का बदलाव है, यानी 10 से कितना हो गया? 18 हो गया। या फिर मैं ये भी देख सकता हूं 10 से 18 या 5 से 9, बात एक ही है। तो यहां भी आपको 80% का इंक्रीमेंट नजर आ रहा है। तो हम ये बोलेंगे 80% का इंक्रीमेंट इसमें, 80% का इंक्रीमेंट इसमें, आंसर में 80% का इंक्रीमेंट होगा। क्योंकि कांट भी डिटरमाइन ऑप्शन में नहीं था तो ये चीज निकालने की जरूरत नहीं थी। या फिर आप ये भी नहीं निकालते, केवल इससे करते तो और भी बढ़िया था, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है। जो बदलाव pqr में आएगा वही 2pqr में आएगा, जो बदलाव uv में आएगा वही 3uv में आएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हर चीज ना आपको सिखा रही है, आप सीखने वाले बनिए। और कुछ भी ऐसी एक्सेप्ट नहीं करना कि मैंने बोला एक्सेप्ट कर लिया। अपने दिल को, दिमाग को, दोनों को समझाना कि हाँ भाई मैं समझ पाया हूं और मैं समझा भी सकता हूं किसी को भी। ठीक है, अब एक चीज और बताता हूं यहां पर। ठीक है, अब एक चीज और बताता हूं। अब मैंने आपके लिए क्वेश्चन क्या रखा था, ये इसका आंसर क्या आएगा? आप जल्दी से बताइए, क्या आंसर आएगा इसका? सभी को बताना है।
80%, बिल्कुल सही। तो मैंने आपसे क्या बोला था, ठीक है, कि मैं एग्जामिनर की जगह होता तो ये रखता। अब आप ये देखिए ना, आपको भी आंसर ड्राफ्ट करने में समय थोड़ी लगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत था। मैं एक बच्चे का कॉन्सेप्ट जानता ऐसा करके, और मैं एक चीज और कर सकता था, ठीक है, एक चीज और कर सकता था, वो क्या, प्लस इंटू आर एस, ये भी ले सकता था। एक वेरिएबल मैंने इसके साथ और जोड़ दिया, आप देखिए ध्यान से, एक वेरिएबल और जोड़ दिया, और मैंने ये बोल दिया कि आर में 50% का इंक्रीमेंट हुआ, एस में 20% का इंक्रीमेंट हुआ। 50 और 20 का नेट भी क्या होता है, 80 होता है, ठीक है। 50 प्लस 20, 50 इंटू 20/100, तो 80 आ जाता है। तो मैं एग्जामिनर की जगह होता तो एक और ऐड कर देता, जी ये लो, ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आप सेंस समझिए। सेम परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा तभी ऐड होगा, तो वो ऐसे कितने मर्जी प्लस साइन लगा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक एक चीज बारीकी से समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। आपका मैसेज जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है आपका मैसेज भाई, क्लियर है ना। एक एक बच्चे को बात देखिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। अब बिल्कुल पी क्यू आर यू वी आर एस में सेम परसेंट का बदलाव होगा, ठीक है। इसी वजह से आंसर आपका अब भी 80% ही आएगा। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड हो जाइए यार, एक क्वेश्चन तो अटक ही गया बीच में, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने एक और। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। किसी गांव में जनसंख्या इतनी है, यदि महिलाएं और पुरुष का अनुपात 43:40 है, 24% पढ़े लिखे आदमी हैं, महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं वो 8% हैं, तो गांव में कुल कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। 40 और 43, ये हो गया आपका 83, ठीक है। 40 और 43 ये हो गया आपका 83। 83 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 311250। 24% पुरुष का, 24% इंटू 40 प्लस 8% इंटू 43। अब यहां देखिएगा कमाल, कमाल की चीज का, कैलकुलेशन का। क्या मैं इसे 8% कॉमन लेके 3 इंटू 40 120 प्लस 43 163 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, 8% ऑफ 163, ये वैल्यू निकालनी है मेरे को, ठीक है। देखिए करने को ही मैं एलिगेशन से कर दूंगा, बहुत बड़ा पड़ेगा, आप रख के देखिएगा घर पे एलिगेशन में, अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, 43 और 40 का मिला के हो गया 83। 83 की वैल्यू ये है। 24% पुरुष का, पुरुष यहां पर लिखा है, 40 का, 8% महिलाओं का, मिलाकर ये आपको निकालना है। 8% अगर मैं दोनों में से कॉमन लेता हूं तो 3 बचेगा, 40 दिया 120, ये 43 आ गया, 163 आ गया। यहां मेरे को आंसर लिखना है।
अब मैं एक बात देख पा रहा हूं, जो आंसर आएगा वो 163 से डिवाइड हो जाएगा, 163 का मल्टीपल। अब मल्टीपल देखना तो देखिए सीधा सीधा दिख जाएगा आपको। कैसे देखेंगे, ये 418 है, 418 की लाइन में जाएंगे तो 16 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से या 3 से। 2 से गुणा करेंगे, आंसर नहीं आ रहा, 3 से भी नहीं आ रहा। 489 नजर आ रहा है, इसका 3 गुना बिल्कुल नजर आ रहा है। देखिए तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। 3 से मैं 8 तो नहीं ला सकता, 8 नहीं ला सकता, 6 ला सकता था, पर 163 से अगर मेरे को 6 लाना है तो आप ये देखिए 900 के करीब जाना है। ये समझदारी वाली बात है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। 160 से कहां जाना है, 900 के करीब। किससे गुणा करना पड़ेगा, लगभग 6 से। और 6 से गुणा करता हूं तो लास्ट में 8 आएगा, 6 तो आएगा ही नहीं। अब यहां मैं देखता हूं क्या है, 868। ठीक है, 868 है, 800 के करीब जाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 163 को 5 से। 5 से गुणा करूंगा तो लास्ट में 5 आएगा, 8 तो आएगा ही नहीं, इसलिए मैंने ये भी काट दिया। 418, 163 से 418 निकालना है तो 3 से तो नहीं कर सकता, बहुत ऊपर हो जाएगा। 2 से करूंगा तो 400 पे नहीं जाएगा, तो ये भी गया। बचा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो गया। यहां मैंने कैलकुलेशन पे कैसे वर्क करना है वो आपको सिखाया है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए भाई। डिसअपॉइंटेड मत होइए आप पढ़ाई करिए बस, है ना। बीमारी का इलाज करना पड़ता है, लेके नहीं बैठनी होती बीमारी कभी भी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। बिल्कुल देखिए सिलेक्शन डेफिनेट होगा, मैं बोल रहा हूं एक बारी में होगा, ठीक है। इस कोचिंग के बाद आपको कोई कोचिंग की लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और ना आप कभी ले पाएंगे, ये भी मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने एक एक क्लास सिंसियरली देखी है। क्योंकि फिर आप ये समझ जाएंगे यार एक्चुअली चीज है क्या और मार्केट में चीज चलती क्या है, वो डिफरेंस आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एज ए कॉम्पिटिटर ही पढ़ा रहा हूं कि भाई जैसे मैं पढ़ता था तो आपको मैं वही चीज सिखा रहा हूं। मैं हमेशा इतना कॉन्फिडेंस जरूर रखता था कि मैं सो के भी उठूं ना, मेरे से कोई पूछे तो एकदम मैं बता सकूं उसे। आज भी आप में से लाखों बच्चे कितना भी क्वेश्चन पूछ लें, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं हिला सकते। वो इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि मेहनत करी है हमने, साथ के साथ चीजों को ना, जो क्वेश्चन लिखे हैं उन्हें क्वेश्चन नहीं रहने दिया, उन्हें लाइफ से कनेक्ट करके देखा कि यार ऐसा है भी, या सिर्फ मैं क्वेश्चन निकालने में लगा हूं और आंसर निकालने में लगा हूं। दोनों स्टडीज में बहुत फर्क है, ठीक है। आपका प्री निकला है फर्स्ट अटेम्प्ट में, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। मेंस की तैयारी करिए बढ़िया तरीके से, कॉन्फिडेंस जीरो नहीं करना भाई, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, और मेरी क्लास बहुत है, बहुत है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप खुद ही बोल जाएंगे एक टाइम बाद कि बहुत है, बहुत ज़्यादा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास आपकी कल है, ठीक है। तो कल मिलेंगे आपसे सेम टाइम पर, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।